तो यंग का जो प्रयोग हुआ है, द्विछिद्र प्रयोग, इस प्रयोग से ये चीज़ क्लियर हुआ कि लाइट जो है वेव नेचर की होती है। लाइट के वेव नेचर को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें हम लोग इंटरफेरेंस की घटना को, व्यतिकरण की घटना को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और व्यतिकरण जो है वो सिर्फ वेव ही कर सकता है। कौन कर सकता है? वेव, तरंग, है ना। तो उनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ थी? उन्होंने अपने प्रयोग में इस तरह से, मान लीजिए 2 स्लिट ले रहे हैं। ये 2 स्लिट हैं, बहुत ही नैरो, बहुत ही पतला, ठीक है, बहुत ही छोटा। स्लिट का जो डायमेंशन है, जो डायमीटर है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके आसपास होगा। मतलब 10 की पावर -10 मीटर। अरे बात समझ में? वेवलेंथ कितना होता है? 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 750 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है ना। तो इस रेंज का, इसी रेंज का, इससे आसपास जो हम लोग क्या यूज करेंगे? छिद्र की मोटाई, ठीक है ना, बहुत ही स्लिट, बहुत ही पतला, ठीक है। तो वेवलेंथ का जो रेंज होता है उसी रेंज का यहाँ पे स्लिट यूज किया जाता है। ये मान लेते हैं सेंट्रल लाइन है, यहाँ पे है सोर्स जहाँ से लाइट निकलेगी, ठीक है ना। देखिए ये सोर्स से लाइट इस तरह से निकल रही है, क्लियर है? ये है प्राइमरी सोर्स, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक और पर्दा लगा दिया गया। उस पर्दे में 2 छिद्र हैं, एक है S1, दूसरा है S2, क्लियर है? S1 और S2 जो है वो मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर है। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी, इन दोनों से, उसका वेवलेंथ सेम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए एक्चुअली ये जो प्राइमरी सोर्स है, इसी सोर्स का ही ना ये पार्ट है। देखिए मतलब इसका वेवलेंथ अगर लेमडा है, या इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है, तो यहाँ से निकलने वाले दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होगी कि नहीं होगी? और इसका पेरेंट सोर्स तो यही है ना। अरे बात समझ में? इंटरफेरेंस को पर्दे पर अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए जो लाइट सोर्स यूज किया जाता है 2 स्लिट का, वो कैसे होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसा सोर्स जिसकी आवृत्ति समान हो। तो समान आवृत्ति प्राप्त करने के लिए क्या टेक्निक अपनाया गया? यहाँ प्राइमरी सोर्स के लिए उससे ठीक सामने जो है स्लिट एक और पर्दा रखा, और इसमें 2 स्लिट लिए गए। अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो तो इसी नेचर का होगा ना। अरे बात समझ में? क्लियर है? तो ये जो S1 S2 है, इसको क्या बोलते हैं? S1 तथा S2 को, ये दोनों छिद्र है ना, स्लिट हैं, ये सोर्स है। कैसा? मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। मोनो मतलब क्या होता है? सेम। क्रोमेटिक मतलब सेम कलर वाला। सेम कलर यानी सेम वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ का अगर यहाँ से निकाल देंगे लाइट, यहाँ से अलग वेवलेंथ, यहाँ से अलग वेवलेंथ, तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो उतना स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। अरे बात समझ में? इसलिए क्या यूज किया जाता है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है क्या? नहीं ठीक है? समझ में आ रही बात? कोहेरेंट मतलब क्या होता है सर? हाँ वही है, यही चीज तो कोहेरेंट सोर्स, इसी को कोहेरेंट बोलते हैं। कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं? समान कला वाली, समान आवृत्ति वाली सोर्स, उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। यही चीज है,
क्लियर है? कोहेरेंट सोर्स, इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने के लिए कोहेरेंट सोर्स का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो इसका रीजन क्या है? इससे जो है इंटरफेरेंस स्पष्ट रूप से दिखता है, ब्राइट और डार्क स्पॉट स्पष्ट आपको दिखेगा और सस्टेन्ड रहेगा। क्लियर है? अब होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब वेव निकलता है कहीं से, जैसे ये वेव निकल रहा है, ठीक है, तो वेव तो ऐसे होता है ना, ये वेव, ठीक है, ये होता है क्रस्ट और ये क्या होता है? ट्रफ होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जो वेव निकलेगा तो क्रस्ट और ट्रफ के रूप में निकलता जाएगा ना, ऐसे पानी के वेव की तरह से लाइट वेव निकलता है ना। तो इसमें हम लोग ऐसा मान लेते हैं, देखिए ये हम लोग अपना सूचित कर रहे हैं कि भाई ये जो लाइन खींचे हैं, ये जो सर्किल बनाया है, ये है हमारा क्रस्ट, ठीक है ना, और ये क्या है? ट्रफ। इस तरह से सूचित कर लिया, डॉटेड लाइन को क्या मान लिया? ट्रफ है, ठीक है, और इस लाइन को क्या मान लिया? क्रस्ट है। इस तरह से वेव जा रहा है, तो यहाँ से भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। हमारी बात समझ में? ठीक है, इस तरह से जा रहा वेव, यहाँ टकराने के बाद अब ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हाइगन के अनुसार ये दोनों क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट निकलना शुरू करेगी ना, यहाँ से लाइट निकलेगी इस तरह से, सेम टाइम दोनों निकलेगी, निकलता जाएगा। ये हम इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस तरह से जा रहा है और यहां से भी निकल रहा होगा। आप लोगों को उतना अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से जा रहा है। एग्जैक्ट तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, बराबर बराबर निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि कुछ बातें हैं जो हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे। चलो देखो ध्यान से, दोनों वेव एक साथ निकला ना, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी एक साथ निकल रहा है। ओके, तो आपस में क्या हो रहा होगा? ओवरलैपिंग, जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन, अध्यारोपण हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे पर क्या हो रहे हैं? अध्यारोपित हो रहे हैं। तो क्या होता होगा भाई? रास्ते में वेव्स एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहे होंगे, और जहाँ जैसे मान लो ये एक वेव हुआ, ठीक है, अगर इससे निकलने वाला, अच्छा दोनों का चूंकि वेवलेंथ सेम है, दोनों का वेवलेंथ क्या है? सेम, तो सेम वाला होगा। लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंट करके आपको दिखाते हैं। अगर दूसरा वेव थोड़ा सा बड़ा कर दिए ताकि स्पष्ट रूप से समझ सकें, सपोज करो, हालांकि दोनों बराबर है, ठीक है। जहाँ ये कंडीशन होगा, जहाँ ये कंडीशन होगा, वहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। जहाँ ये कंडीशन होगा वहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? अरे भाई ये एम्पलीट्यूड जुड़ेगा ना, तो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा कि नहीं? रिजल्टेंट वेव का, जैसे यहाँ ये दोनों पार्टिकल का जो है जुड़ जाएगा, तो ये तो लेंथ बढ़ेगा ना।
तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो ये रिजल्टेंट वेव आपको दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा होगा ना, सोचो। ठीक है, तो जहां क्रेस्ट और क्रेस्ट, इसको भी हम डॉटेड नहीं दिखाते हैं, इसको हम पूर्ण कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? पहला वेव और दूसरा वेव का जहां से क्रस्ट और क्रस्ट मिल जाता आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, या ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो भी मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा होगा वहाँ पर कौन सी घटना घट रही होगी, उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है कि नहीं है? रचनात्मक व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रचनात्मक व्यतिकरण, जहाँ जहाँ ऐसी घटना घट रही होगी। क्लियर है? क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ जहाँ मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, रचनात्मक व्यतिकरण। और यहाँ पर इस केस में तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम। इस केस में तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, हम लोग मान लेते हैं ये जो है इसका, इन दोनों वेव का यहाँ पर जो है मान लीजिए क्रेस्ट से क्रेस्ट टकरा रहा है, ये ब्राइट होगा, ये भी ब्राइट, ये ब्राइट, सेंटर वाला ब्राइट ही होता है, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ठीक है ना। पर्दा को उतना दूर के बजाय यहीं पे कर देते हैं, करें उतना बनाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ये जो स्पॉट होगा ये कैसा होगा, ब्राइट होगा, ब्राइट। क्लियर है? और ये कैसा ब्राइट होगा, सेंट्रल ब्राइट। सेंटर में हमेशा ब्राइट बनता है, सेंटर में हमेशा कैसा बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे भी रीजन है, आगे पता चल जाएगा। उसी तरह से जहां जहां ये घटना घट रही होगी वहां वहां क्या होगा, ब्राइट ही बनेगा। जैसे देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला, ये जहां जहां ये मिल रहा है बिल्कुल एक लाइन पर ही मिलेगा। यहाँ पर चूंकि हमारा फिगर ड्रॉ करने में गड़बड़ हुआ है, ठीक है ना, इसलिए आगे पीछे हो रहा है, वरना क्या होगा, एकदम एक सीध में इस तरह से आपको दिखेगा, उसी तरह से यहाँ पर भी दिखेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं समझ पा रहे, ठीक है। जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, लगातार। अब आप क्या, पर्दा रख देने का मतलब क्या, आप उसको वहाँ देख पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ ये वाला पूरा चमकीला दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ चमकीला है, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये पहला वाला ब्राइट नीचे वाला, पहला वाला ब्राइट ऊपर वाला, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से पूरा पैटर्न मिलेगा। दूसरा यहाँ पर इस तरह से, तीसरा और बहुत सारा, ठीक ठीक है। उसके बाद दूसरी घटना, जहां जहां पहले वाले वेव का ट्रफ दूसरे वाले वेव के क्रस्ट से ज्वाइन होगा, ठीक है ना। पहले वाले वेव का ट्रफ दूसरे वाले के क्रस्ट से, इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि वहां पर आपको डॉटेड वेव से दिखलाए थे, देखो, ठीक है। जहां जहां ये दोनों आपस में ज्वाइन हो गए वहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो वेव जीरो हो जाएगा ना, देखो एम्पलीट्यूड जीरो होगा, रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, जीरो। ये डिस्ट्रक्टिव हो गया, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण में इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वो कैसा होगा, डार्क स्पॉट मिलेगा आपको। क्लियर है? क्या मिलेगा, ये घटना हो रही होगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम ऐसा कर देते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ क्रस्ट को दिखाएं, यहाँ पे ट्रफ भी तो होगा इस तरह से। आप लोग समझ पा रहे हैं? क्लियर है? और इसका भी होगा,
पैटर्न जो मिलता है, ये वाला जो एरिया होगा ये पूरा का पूरा डार्क होगा, कंप्लीट डार्क। ये भी पूरा डार्क, यहाँ भी डार्क, यहाँ भी डार्क। एक्चुअली ये जो हम गैप दिखा रहे हैं गैप नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे ये ब्राइट है तो पहले ब्राइट और दूसरे ब्राइट के बीच में जो डार्कनेस है कि नहीं है? अरे भाई ये वाला ब्राइट और ये वाला ब्राइट, इन दोनों के बीच में क्या होगा? पूरा का पूरा डार्क होगा। इसको ऐसे समझिए, ऐसा कुछ पैटर्न होगा जो आपको दिखेगा डायग्राम फोटो में, वो कुछ इस तरह से। समझ पा रहे हैं? ब्राइट डार्क, डार्क ब्राइट डार्क, इस तरह से पट्टी आपको दिखाई देगी ऑलमोस्ट, ठीक है। कंप्लीट डार्क, कंप्लीट ब्राइट, इस तरह से पूरा पट्टी दिखाई देगी। यहाँ पर उसी तरह से कुछ होता है। कहीं पर दिक्कत? तो ये घटना जो है लाइट के वेव नेचर को डिफाइन करता है, एक्सप्रेस करता है। अब देखिए, ये दोनों स्लिट्स जो हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी जाती है? बहुत ही कम, मिलीमीटर के रेंज में, 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, इस तरह से मिलीमीटर के रेंज में। हाँ, इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी, ये वाला डिस्टेंस होता है, स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है S1 S2 इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल डी। और ये किसके रेंज में होता है? मिलीमीटर के रेंज में, सब पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो बड़ा पर्दा आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हम लोगों ने पट्टी को स्पेक्ट्रम को जो ऑब्जर्व किया, तो इस वाले छिद्र से इस पट्टी की जो दूरी होती है कैपिटल डी, और ये लगभग 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर के आसपास होती है। आगे समझ में? डी का मान, तो जाहिर सी बात है डी की वैल्यू क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी। ये सब आप ड्रॉ कर लीजिए, न्यूमेरिकल में आपको मदद मिलेगी। जब भी कोई दो वेव अगर मोनोक्रोमेटिक लेने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि इस तरह का स्पष्ट आपको पैटर्न दिखे, ठीक है ना, स्पष्ट दिखेगा। मतलब अगर येलो लाइट है तो येलो लाइट ही डालिए, सेम होगा, सेम मोनोक्रोमेटिक उसी को बोलेंगे। हाँ, तो अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो ब्राइट फ्रिंज है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो दो डार्क के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा ब्राइट की चौड़ाई, है ना। या दो ब्राइट के बीच का जो गैप होगा वही क्या हो जाएगा? डार्क स्पॉट की गहराई, चौड़ाई, ठीक है ना। इसको ब्राइट स्पॉट बोलते हैं, इसको डार्क स्पॉट बोलते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल कंटिन्यूस होगा, ये जो हम गैप दिखा रहे हैं गैप ओपन होगा, ठीक है ना। ये पूरा हम ब्राइट कर देते हैं, ये पूरा डार्क कर देते हैं, पूरा डार्क पूरा ब्राइट, सिंपल, क्लियर। पूरा ब्राइट होगा, पूरा डार्क होगा। अंधेरा वहीं तक फैला रहेगा जहाँ पर लाइट ना हो, ठीक है ना। जहाँ पर भी चमकीला क्षेत्र है वहाँ तो अंधेरा नहीं होगा। दो चमकीला क्षेत्र के बीच में अंधेरा है तो वही है डार्क स्पॉट, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। निकालिए। अब थोड़ा सा फिर से देखें, ये सेंटर था ना, सेंटर को पॉइंट ओ मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये S1 S2 है, सिर्फ समझिए उसको
तो पैरेलल जो होती है। यहाँ पर ब्राइट क्यों बना, इसके पीछे एक रीज़न देख लीजिए। यहाँ से जो लाइट वेव चली होगी, ठीक है ना, यहाँ से भी सेम टाइम में चली होगी वेव, ठीक है। दोनों के बीच पथ का अंतर क्या होगा, पथांतर 0। पथ का अंतर क्या है, 0 है ना, पाथ डिफरेंस 0 होगा। सोचिए तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, आप पीछे पढ़ चुके हैं। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो क्या होगा आपका, क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन था, हाँ, पथांतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या लैम्डा या 2 लैम्डा, क्या ये पढ़ रहे थे, ऐसे था ना, या फिर 3 लैम्डा। n लैम्डा था कि नहीं था, अरे n लैम्डा था ना कंस्ट्रक्टिव के लिए, याद करो। तो पहला वाला पथांतर जो है अगर 0 है, डेल्टा x बराबर 0, तो इसका मतलब क्या, ब्राइट स्पॉट वो शो करेगा, ठीक है। इसको आप समझ नहीं पा रहे। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये वाला ब्राइट क्यों बना, पहला वाला ब्राइट क्यों बना, ठीक है ना। तो लाइट तो यहाँ से निकल के चारों तरफ जा रही है ना, तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम वेव को बड़ा करके दिखा रहे हैं, लैम्डा ना, ओके। इसमें कितना वेवलेंथ है टोटल, है तो बहुत छोटा छोटा होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये यहाँ पर लाइट गई होगी ना, तो वेवलेंथ होगा ना, छोटा छोटा वेवलेंथ है, लेकिन आपको काउंटिंग के लिए वाला है। हमको लगता है 2 वेवलेंथ है ना, देखो 2 वेवलेंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी यहाँ गया होगा ना, यहाँ से भी यहाँ गया होगा ना, तभी तो इंटरफेरेंस हुआ। तो पहला वाला ये फर्स्ट ब्राइट कौन सा है, फर्स्ट ब्राइट, यहाँ से जो वेव गया होगा, ये कितना वेवलेंथ इसका है, दोनों के वेवलेंथ में अंतर कितना है, लैम्डा का अंतर है, बोलो है कि नहीं, हमारी बात समझ में। तो फर्स्ट ब्राइट जो बनता होगा ऊपर या नीचे, उसमें वेवलेंथ का अंतर कितना होगा, हमारी बात समझ में। ये जा रहा है ना वेव, मान लीजिए सिर्फ 15 लैम्डा, कितना है 15 लैम्डा, ठीक है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए कंस्ट्रक्टिव, तो यहाँ से निकलने वाला जो वेव होगा, इसका वेवलेंथ अगर 16 लैम्डा है तो हो जाएगा ब्राइट स्पॉट। क्या मेरी बात क्लियर है, डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 1 या तो 2, क्या, या तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। जहां जहां ऐसा होता होगा वहां वहां ब्राइट स्पॉट मिलता होगा। अच्छा, डार्क स्पॉट कहाँ मिलता है, अब जरा डार्क के बारे में चर्चा करते हैं। ब्राइट समझ में आ गया, ब्राइट कहाँ कहाँ मिला और क्यों मिला, रीजन समझ में आ रहा है ना। पथांतर क्या होना चाहिए, या तो 0 या लैम्डा, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एल लैम्डा। सोचना क्या है, एल लैम्डा, n बराबर 0 से स्टार्ट करो। अच्छा, अब डार्क स्पॉट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डार्क मिला, क्यों मिला भाई, इसलिए कि यहाँ और यहाँ से निकलने वाला जो वेव होगा, ये मान लेते ये वेव जा रहा है यहाँ पे और यहाँ से भी वेव जा रहा होगा एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने वाले वेव का जो पथांतर होगा वो कितना होगा, पहला वाला डार्क के लिए लैम्डा बाई 2, वेरी गुड, मेरी बात क्लियर है, लैम्डा बाई 2। दूसरा जो यहाँ पर मिला होगा उसका कितना होगा, डेल्टा 3 लैम्डा बाई 3, यही होता है ना, फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2, 2n+1, सॉरी, हाँ 2n+1। डार्क स्पॉट के लिए फॉर्मूला क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई 2, n बराबर 0 पुट करो तो पहला आपको मिलने वाला है डार्क लैम्डा बाई 2 पर, दूसरा डार्क कहाँ मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2 पर, यानी कि आ गया समझ में।
कहीं को दिक्कत? तो यही कहानी पूरे पर्दे पर हो रही होगी, ऊपर और नीचे। सोचो तो सही, यहाँ पर आने वाला जो भी वेव होगा उसका पथांतर तो 0 होगा, तो ब्राइट बन गया। इसके अलावा ऊपर नीचे जो भी होगा तो पथांतर होगा ही होगा, है कि नहीं है? अगर पथांतर, फिर से सुनिए, अगर पथांतर λ/2 का समगुणक है, किसका? λ/2 का समगुणक है कि नहीं? देखो 2n × l, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, 2n × λ/2, इसको क्या बोलते हैं? समगुणक, हाँ या ना? λ/2 का समगुणक भी बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं ना? तो इस केस में क्या मिलने वाला है? ब्राइट। ये सब पॉइंट्स याद रखें। λ/2 का समगुणक है तो ब्राइट स्पॉट, λ/2 का विषम गुणक है कि नहीं? ये विषम गुणक, विषम गुणक है ना? देख लो, विषम गुणक, λ/2 का विषम गुणक जहां जहां होगा वहां क्या मिलने वाला है? कंप्लीट डार्क। क्लियर हो रहा है? सारी बातें उतार लीजिए। समगुणक सर क्या है? बोलिए। समगुणक समगुणक इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहता है सर वहाँ λ/2 समगुणक 2n-1 भी हो सकता है समगुणक 2n - 1 -1 -1 +1 -1 भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन यहाँ पर +1 लेंगे। +1 आगे बढ़ना है। ठीक है ना? n = 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे नहीं पढ़ोगे? इधर -1 भी दिया, दोनों दिया। +1, यहाँ पर प्लस तो कौन? ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपसे पूछा कि तीसरा ब्राइट जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन हो सकता है ना? या 15वां ब्राइट जो है, या 15वां डार्क सेंट्रल ब्राइट से कितनी ऊंचाई पर है, कहाँ पर है? ठीक है ना? तो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए, है कि नहीं? एक जनरल फॉर्मूला मिलने वाला है। पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क स्पॉट। पहले ब्राइट स्पॉट, ठीक है? ब्राइट स्पॉट का पोजीशन, तो थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये स्लिट ले लिया हम लोगों ने, S1 S2, ठीक है? ये दूरी कितनी मानते हैं हम लोग? स्मॉल d मानते हैं। ये सेंट्रल पॉइंट है, ओके। मान लेते हैं ये वेग जो है कहीं पर गया, ये पॉइंट बी, क्या वहां पर ब्राइट है कि डार्क है पता नहीं, ठीक है? ऐसा जा रहा होगा, क्लियर? तो थोड़ा सा इस वेग को डायरेक्ट हम स्ट्रेट लाइन लिखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सकते हैं ऐसा, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ये मान लेते हैं कि ये फिलहाल क्या है, ब्राइट, क्योंकि ब्राइट के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करना है। ये डिस्टेंस y मान लो सेंटर से, सेंटर से y ऊंचाई पर है। ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, इससे भी यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं, ज्योमेट्रिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिया और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, कुछ भी नाम देते हैं इसका, पॉइंट ए नाम देते हैं, ठीक है, पॉइंट ए मान लिया उसको, माना एंगल ई ए ओ बराबर क्या मान लिया, थीटा सपोज कर लिया। कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा तो सेंटर से कुछ एंगल बन रहा होगा उसका, तो हम लोगों ने मान लिया थीटा। ओके, पथांतर, दोनों वेव जो पॉइंट पी पर पहुंच रहा है उसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस ऑफ वेव्स रीचिंग पॉइंट पी पर पहुंचने वाले वेव का पथांतर बराबर होना चाहिए, दोनों वेव का अंतर कर दो ना, S2P माइनस S1, सही है ना, ये बड़ा है कि नहीं, ये वाला बड़ा है, तो ये क्या है छोटा, इसमें ज़्यादा लैम्डा होगा क्या, इसमें कम लैम्डा होगा, इसी को हम लोग डेल्टा एक्स बोलते हैं ना, पथांतर को क्या किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा एक्स से कर रहे हैं। ओके, अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें, हेड डाल दें 90 डिग्री, क्लियर, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे लो, क्या कोई दिक्कत, तो मैथमेटिकली ये जो डेल्टा एक्स है ये S2B के बराबर हो जाना चाहिए, सॉरी इतना ही ना पड़ा है कि नहीं पड़ा, इतना सा एक्स्ट्रा है कि नहीं, S1P और BP बराबर होगा, परपेंडिकुलर डालने के बाद वो ये और ये क्या होगा बराबर, ये एक्स्ट्रा हो गया ना ये वाला, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है, कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे मैं देखिए, ये पॉइंट यहाँ से पैरेलल लाइन खींच लिया इस तरह से, जिस तरह से ये वाला लाइन है उस तरह। अब देखो चूंकि ये जो डिस्टेंस है बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू दीज टू स्लिट्स है कि लिए, इसलिए ऑलमोस्ट ये वाला एंगल अगर हमें थीटा माना है तो ये भी लगभग थीटा के ही बराबर होगा, थोड़ा और समझें, क्लिक करने की कोशिश कर। देखो ये डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, इसके रेंज में होता है, मिलीमीटर में कितना हो जाएगा, 1000, रवि क्या होगा 1000 मिलीमीटर होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर जो 2 पॉइंट होगा अगर इसको 1 मिलीमीटर इसके 1000वां भाग लें वो नज़दीक है क्या, अरे भाई ये डिस्टेंस कितना है, 2 मिलीमीटर मान लें या 3 मिलीमीटर, जो भी है ना बताइएगा पहले। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सारा पॉइंट तो एक ही पॉइंट पे दिखाई देगा भाई, है कि नहीं, हाँ जब जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा क्या, उस केस में अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस और फिर यहीं से वो डिस्टेंस लगभग पैरेलल नहीं समझ में आ रहा है, ये और ये
ये और ये या तो फिगर में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, बट ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट पैरेलल माना जा सकता है उस केस में। और जो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला रे बनाएगा उसी तरह से ये भी उतना ही बनाएगा। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन हम लोग उसको कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, सेम मान लेते हैं। ये भी थीटा, तो ये भी क्या हो गया थीटा। इस बात से सेटिस्फाइड है कि नहीं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि ये डिस्टेंस जो है एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। यहाँ से हम कोई भी लाइन खींचेंगे ऐसे करके, और फिर इस पॉइंट से जो लाइन खींचेंगे इस पॉइंट के लिए, ठीक है। इसमें जो है वो आपस में क्या होगा, लगभग पैरेलल माना जाएगा। ये और ये सारे क्या है आपस में पैरेलल, इस तरह से, ठीक है। ये भी आपको बहुत ऊंचाई पर दिखा दिया, हालांकि इसके नज़दीक होगा, बहुत ही नज़दीक क्लोज होगा, ठीक है। तो ये थीटा, तो इसको भी क्या मानते हैं, थीटा। ये दोनों हो गया थीटा, ओके ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है ना, S1 S2B समकोण त्रिभुज है। इसमें ये वाला कौन 90। अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये भी तो 90 है पूरा, ये पूरा 90 है ना, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, है ना, समझ में आ रहा है? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा और ये 90, ये थीटा। बोलो क्लियर है ये? अच्छे से सोचो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है ना। इस ट्रायंगल को काट के अलग करके दिखाते हैं। ये 90, ठीक है ना। ये क्या था, थीटा था, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 है। इसके साथ ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो ये 90 है पूरा, तो ये है थीटा, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब इस समकोण त्रिभुज में ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा नहीं हो जाएगा, जोड़ करके तो 180 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो इसका मतलब है अगर हम इस समकोण त्रिभुज में लें, समकोण त्रिभुज S1 S2B में, इन राइट एंगल ट्रायंगल S1 S2B, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? उस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर क्या होगा बताओ। फिर से वो ट्रायंगल बना देते हैं आप लोग क्या आसानी के लिए। देखो ये 90 है, ये थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, S1 S2 और ये भी है ना, क्या होता है, लंब बटे कर्ल होता है कि नहीं होता है? चलो भाई कौन है लंब कौन है कर्ल बताओ। S2B बाई, समझ में आ रहा है, S2B तो डेल्टा एक्स है ना पदांतर, और S1 S2D है, बोलिए है कि नहीं है? तो डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा यहाँ से निकल सकता है। डेल्टा एक्स बराबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, डी साइन थीटा। एक्चुअली हमको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स ही निकालना था, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल गया, डी साइन थीटा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है नहीं ना? फिर से, चूंकि थीटा का जो मान है वो बहुत ही कम है ना, थीटा क्या होगा, वेरी स्मॉल। थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटा होगा ना, सोचो तो सही, बहुत छोटा होगा ना थीटा। पहले तो थीटा का मान तो बहुत ही कम है। तो आपको पता है कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, हाँ, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा क्या लिखते हैं, थीटा। यहाँ पे लिख लो साइड में, व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा टेंड्स टू जीरो, तो साइन थीटा को क्या लिखते हो, थीटा। कॉस थीटा को
कॉस थीटा को 1, कॉस थीटा को और टेन थीटा को क्या थीटा। एक्चुअली टेन थीटा क्या होगा, साइन बाय कॉस, तो थीटा बाय 1 तो थीटा ही होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला करके क्या हम साइन थीटा को टेन थीटा में कन्वर्ट कर दें अगर थीटा बहुत छोटा है? साइन थीटा को थीटा लिखेंगे, फिर थीटा को वापस टेन थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत? ऐसा करना पड़ रहा है कैलकुलेशन के लिए, इसलिए आप लोग घबराइए मत। डी टेन थीटा, तो डेल्टा एक्स बराबर क्या निकल गया? डी टेन थीटा। टेन थीटा का मान यहां इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, दिखाई दे रहा है? PAO समकोण त्रिभुज PAO में समकोण त्रिभुज PAO से टेन थीटा की वैल्यू निकालो तो क्या ये हो जाएगा? y बटे कैपिटल D। देखो जी सर, आ जाएगा लंब बटे आधार, ये ना आधार है D कैपिटल D, ये वाला डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D माने, इसको हम लोगों ने क्या माना हुआ है? कैपिटल D। क्लियर है? अब आगे देखिए, तो डेल्टा x इज इक्वल टू वाई डी बाई कैपिटल D। क्या टेन थीटा की वैल्यू y बटे d कर दें तो y स्मॉल d बाई कैपिटल D। सही है? यहां तक सही है? यहां तक अब बोलो, प्रथम ब्राइट के लिए डेल्टा x का मान लैम्डा होना चाहिए ना भाई। सेंट्रल ब्राइट के लिए तो डेल्टा x 0 होगा, सेंट्रल ब्राइट तो हो चुका। पहला वाला ब्राइट के लिए पथांतर क्या होना चाहिए? लैम्डा। दूसरे वाले के लिए 2 लैम्डा, तीसरे के लिए 3 लैम्डा, ठीक है ना? तो हम निकालना चाह रहे हैं प्रथम ब्राइट के लिए, तो यहाँ पुट करें लैम्डा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो प्रथम ब्राइट कहां पर है? ये फॉर्मूला मिल गया आपको। देखिए सेंट्रल ब्राइट से कितनी ऊंचाई पर, मिला कि नहीं मिला? तो सेंट्रल ब्राइट से पहला वाला जो ब्राइट बनेगा ऊपर या नीचे, दोनों के लिए सेम होगा, नीचे भी वही होगा डिस्टेंस। तो क्या क्या चाहिए आपको? ये डिस्टेंस चाहिए और ये स्लिट के ये चाहिए, और क्या चाहिए? वेवलेंथ, जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ दिया रहेगा। 3 क्वांटिटी लैम्डा कैपिटल D बटा D स्मॉल d, तो आपको पता चल जाएगा पहला वाला ब्राइट कहाँ पर है। ठीक है? अच्छा, दूसरा वाला ब्राइट, ये तो फर्स्ट ब्राइट है ना, सेकेंड ब्राइट क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। तो यहाँ तो सीधे लिखेंगे 2 लैम्डा, यही ना होगा, और कुछ तो चेंज नहीं होने वाला है। क्या समझ में आ रही बात? दूसरा ब्राइट कहां पर होगा? सेंटर से दूसरा ब्राइट कहां पर होगा? इतनी दूरी पर। सिंपल सी बात है, अगर ये मान लो 1 सेंटीमीटर निकला, सपोज कर लेते हैं, तो दूसरा वाला ब्राइट 2 गुना x 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह से जाएगा ना। तीसरा यहाँ 3 लैम्डा पुट करेंगे, और अगर हमसे कहें कि एनवा ब्राइट कहां पर है? एनवा फ्रिंज, इसको फ्रिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये जो ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट है, इसका नाम क्या है? फ्रिंज। इसी को बोलते हैं फ्रिंज। तो एनवा फ्रिंज कहां पर होगा भाई? तो y n लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पुट करते हैं n लैम्डा d बाई n लैम्डा d बाई d, ठीक है ना? ये y nth बराबर n लैम्डा d बाई स्मॉल। nth फ्रिंज कहां पर है?
तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया। ठीक है, चौथा पूछेगा तो यहाँ n = 4 पुट करना है। क्या कोई दिक्कत है कि नहीं को? कोई दिक्कत है कि नहीं को? नहीं ना। n बराबर 0 पुट करेंगे तो सेंट्रल पॉइंट आएगा। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है ना। याद रखना है ये जो 1 रिफर करता है प्रथम ब्राइट, उसके बाद उधर से द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरह से चलेगा। समझ में आ रही बात? ये बहुत ही जहाँ जहाँ हम घेर रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके लिए जो यूज होने वाला है। अच्छा, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा से डिनोट करते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो अगर हमको पता है पहला वाला ब्राइट कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज की दूरी को क्या बोल सकते हैं? फ्रिंज की चौड़ाई। डार्क फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी वो, ब्राइट टू ब्राइट अगर हम माइनस करें तो बीच में जो स्पॉट होगा डार्क स्पॉट, उसकी चौड़ाई मिल जाएगी ना भाई। क्लियर है? उसी तरह से जब डार्क का निकालेंगे तो दो डार्क के बीच में वो हो जाएगा ब्राइट वाले का चौड़ाई। ठीक है, और सबसे आसान बात यह है कि दोनों ही फ्रिंज की विड्थ सेम होती है। चौड़ाई क्या होती है दोनों की? सेम, चाहे वो ब्राइट हो चाहे डार्क हो। डार्क वाला कल देखेंगे, डार्क का पूरा जो है कल हम लोग करेंगे। अभी हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई निकालें, हालांकि ये डार्क की ही निकलेगी क्योंकि ब्राइट से ब्राइट माइनस करेंगे ना। कोई सा भी टोटल लगातार वाला घटा दीजिए, कोई सा भी टोटल आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे सेकंड वाला 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस पहला वाला लैम्डा डी बाई डी। यहाँ पर 3 लैम्डा डी बाई डी माइनस 2 लैम्डा डी बाई डी, यही करेंगे ना। या 5 लैम्डा डी बाई डी माइनस 4 लैम्डा डी बाई डी, आंसर तो सेम आने वाला है। सो बीटा इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? लैम्डा डी बाई डी। बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को? ये क्या चीज है? दिस इज दी फ्रिंज विड्थ। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? सिंपल, लैम्डा चाहिए, कैपिटल डी चाहिए और डी चाहिए। किसी बुक में यहाँ पर 2D लिखा हुआ रहता है, तो वो 2D रिफर करता है, उन लोगों ने माना है यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई को 2D कैलकुलेशन के लिए माना जाता है सर। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी। एक्चुअली ये जो स्मॉल डी है ये है S1 S2 के बीच की दूरी। ठीक है, बस याद रखना है यही होता है। क्या मान के बनाना? यही ये S1 S2 स्लिट के बीच की दूरी है, बस कम करना। S1 S2 के बीच की दूरी, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग ये जो बात की हम लोग, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, रचनात्मक व्यतिकरण। कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और उससे बनने वाले फ्रिंज, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह। डार्क स्पॉट में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान, 2 मिनट का काम, बाद में टाइम